तो शैल जी, वेल्थ क्रिएशन हिंदुस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम लोग अभी जो चर्चा करें तो उस प्रिल्यूड है कि लोग पैसा इक्विटी की तरफ लेके आ रहे हैं और वेल्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वेल्थ जो हम लोग बात करते हैं तो थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन में अच्छी क्वालिटी के शेयर खरीदते हैं और आप उस पर रुकते हैं तो आपको सचमुच में परसेंटेज में नहीं एक्स में रिटर्न मिलता है, 10 बैगर 5 बैगर। तो ये जो कमाल हम लोग करते हैं, जो जिनकी मदद से करते हैं, जिनको देख के हम लोग सीखते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। रामदेव अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन हैं। और मौका ये है कि वेल्थ क्रिएशन की एक स्टडी है जो 26th स्टडी हमारे सामने पेश की गई हम लोगों के सामने। तो हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे कि हर बार जब वेल्थ क्रिएशन स्टडी आती है तो उसमें एक नई चीज डाली जाती है। इस बार एक बहुत ही खास नई चीज डाली है रामदेव जी ने, जो वैल्यू क्रिएशन लोग स्टॉक में देखते हैं वो वैल्यू क्रिएशन हम स्टडी में देख रहे हैं, जो एक पैराडाइम शिफ्ट है, नई चीज हमें बताने वाले। रामदेव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो एक छोटा सा बताइए कि जो वेल्थ क्रिएशन की स्टडी में आपने अब ये 26th एडिशन है, इसकी सबसे खास बात क्या है? देखिए, हर स्टडी अलग होती है इस बार, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि ये एक ऐसा एकदम अप्रोप्रिएट मोमेंट है जब युगांतर होते ना, जी जी, उस टाइप का माहौल है बाजार में। और एक्चुअली वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो, ये क्या एक युग का बदलाव हो रहा है एकदम। हाँ, ऐसा है। आपका जो फिजिकल से जो डिजिटल हो रहा है ना, वो अपने आप में अच्छा, ये बहुत साइलेंट शिफ्ट होगा। देखिए आप कितना कुछ बदल गया। हमें यही CNBC स्टूडियो द वे इट वाज इन 95, 97, 98 जब चालू हुआ, और अब बहुत फर्क है। बिल्कुल, रीच में बहुत फर्क है। इट्स ऑल डिजिटल। अब ये जो डिजिटल आपका फर्क है, जो अभी आपका मतलब पूरा कंट्री जुड़ा हुआ है, 800-900 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं, जिसको देखना भी साइमल्टेनियसली ले सकते हैं। तो ये जो बदलाव जो है वो बहुत साइलेंटली हो रहा है। अब इसके अंदर में जो बिजनेसेस आ रहे थे, डिजिटल बिजनेसेस, वो प्राइवेट इक्विटी में था। देखिए, आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में मीनिंगफुली रेडी हुआ जब 4G आया, तो वो 5-6 साल पहले हुआ। तो जो प्राइवेट इक्विटी में जो नए कंपनी सब आए, वो सब प्राइवेट में रहे। सेबी ने एक बदलाव किया कि लॉस मेकिंग कंपनी को भी आप पब्लिक इशू कर सकते हो जी, क्योंकि सब बोले कि भाई हम नास्डैक चले जाएंगे तो यहाँ का एक और स्टॉक मार्केट क्या बचेगा, तो उसी कारण उन्होंने परमिट कर दिया। अब देखिए, सब जो कंपनी प्राइवेट इक्विटी में होनी थी अभी जी, एज पर द ओल्ड सिस्टम, क्योंकि जब तक आप प्रॉफिट नहीं करते तब आ नहीं सकते थे। तो ये लॉस मेकिंग कंपनी भी जो है, जो 2-3 साल है भी प्रॉफिट आना है, वो कंपनी सब पब्लिक में आ गई। अब कंफ्यूजन ये है कि भाई अच्छा, प्राइवेट मार्केट का जो रिस्क प्रोफाइल होता है और अंडरस्टैंडिंग होता है वो बहुत अलग होता है। पब्लिक मार्केट में मतलब सब जनता होती है तो उनको उतनी समझ नहीं होती है, उतना कंपनी वाले से उतना इंटरेक्शन भी नहीं होता है। कंपनी वाला अपना बिजनेस प्लान बताएगा, क्या क्या तकलीफें हैं, प्राइवेट वाला भी इसको एडवाइस करता है कि भाई नहीं आप ऐसा ना करें, ऐसा करें, ये हमारा ग्लोबल एक्सपीरियंस है। सो वो एक प्राइवेट में डिस्कशन होता है। अब ये पब्लिक में आ गया पूरा, तो ये कैसे समझने का, इसका ये लॉस को कैसे समझने का, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 10-50 ईयर्स। अब हम तो ये बता सकते हैं ग्लोबल एक्सपीरियंस जो है कि भाई 2000 में 2000 में आपने देखा हुआ रिपोर्ट में जो प्रॉफिट से टॉप 10 कंपनी जितने प्रॉफिट थे उतनी एक कंपनी कमा रही है भाई जी। तो ये जो स्केल चेंज है, अच्छा वो कंपनी ऐसा नहीं बढ़ गई, वो कंपनी भी मतलब एकदम वहीं रह गई, छोटे हो गई। तो ये जो बदलाव है, बहुत बड़ा वेल्थ जो आगे क्रिएट होने वाला है, वो डिजिटल कंपनी के माध्यम से हो सकता है। और जो बनाएगा वो नॉट ओनली वो बड़ा होगा, बहुत फास्ट भी होगा जी। तो अग्रवाल साहब, इस पर चर्चा और आगे बढ़ाते हैं। बस मैं एक लाइन और ऐड करना चाह रहा था रामदेव साहब के बारे में। पिछले 3 दशक से अग्रवाल साहब इस बाजार से जुड़े हुए हैं। 26वीं स्टडी आपके सामने मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज की वेल्थ क्रिएशन पर आती हुई दिखी है। ओपन आउटक्राई के जमाने में जब सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था और 250-300 करोड़ रुपए रोज का ट्रांजैक्शन था, तब से अग्रवाल साहब इस बाजार से जुड़े हुए हैं और अब हम लोग लाखों करोड़ों रुपए दिन के हिसाब से ट्रैक करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। पहले गिने चुने समझिए करोड़ सवा करोड़ लोग US 64 में और रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो फोलियो थे उनको गिन के हम लगाते थे। अब यह आंकड़ा 7, 8, 10 करोड़ रुपए के लोगों के पास पहुंच चुका है। तो बाजार एक्सपैंड कर चुका और नई नई चीजें बाजार में आ रही हैं। रामदेव जी, अब आपका जो स्टडी का जरिया है वो बदलता हुआ दिख रहा है। पहले हम ओल्ड इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर फोकस करते थे, अब आप बिल्कुल डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अक्सर बाजार में ये बात कही जाती है कि ये सारे लॉस मेकिंग स्टॉक्स हैं, इनको तो लिस्ट ही नहीं होना चाहिए था। इस पर आप क्या राय रखते हैं? क्या बाजार इनका इतना बड़ा है कि ये बात बिल्कुल नजरअंदाज करनी चाहिए? देखिए, ये देखिए, एक कंपनी वैल्यूएबल है कि नहीं। जस्ट बिकॉज कोई प्रॉफिट कमा रहा है
उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ही वैल्यूबल है। जैसे कोई कंपनी का 25,000 का सेल्स है लेकिन 1,000 का लॉस होता है बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग प्रॉब्लम। जैसे आपको क्या देखिए, फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो कैपेक्स होता है, जैसे आपने सीमेंट प्लांट लगाया तो 10 मिलियन टन सीमेंट प्लांट लगाएंगे तो आपको $1 बिलियन लगेगा। तो आप क्या करते हैं, उसको पूरा फिक्स एसेट में डेबिट करते हैं, है ना, बैलेंस शीट में डाल दिया आपने। पीएनएल में क्या है, कुछ नहीं, आपका नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा। ओके, और जब जैसे आपने चालू किया फैक्ट्री को और आपका 500 का सेल्स हुआ या 5,000 का सेल्स हुआ तो आपका पूरा वो 10,000 को जो है, जो $1 बिलियन है, वो आप राइट ऑफ नहीं करोगे। आप क्या करोगे, उसमें उसका 10% आ लगे तो उसमें आपको प्रॉफिट दिखेगा। 200 करोड़ का आपका पीबीटी होगा, सॉरी पीबीडीआईटी होगा, और उसमें 100 करोड़ का आप डिप्रेशन लगा तो 100 करोड़ का नफा हो जाएगा। अब इसमें क्या कर रहे हैं आप, देखिए अकाउंटिंग डिफरेंस क्या है। यहाँ पर आपने पूरा 10,000 को जो है आपने पीएनएल में डाल दिया। 25,000, हाँ, क्योंकि आप 25,000 को सेल्स कर रहे हैं तो ऐसा खाली हवा में तो नहीं हो जाने वाला ना। हाँ। मेरे पास कस्टमर्स है, मेरे पास सॉफ्टवेयर है, मेरे पास सब कुछ है, बट एवरीथिंग इज रिटन ऑफ इन द पीएनएल। ओके, तो वो जो इनिशियल लॉस होता है, जो बिकॉज जो आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, मतलब 15,000 करोड़ लगा सॉफ्टवेयर बनाने का, अब 15,000 करोड़ इस साल ही आप पूरा बाजार में डेबिट कर दो तो कैसे बनेगा वो? लेकिन उसकी कीमत तो अगले 20 साल तक आने वाली है ना। जी, करेक्ट। जैसे आपका सीमेंट प्लांट अगले 20 साल तक लिए रेलेवेंट है, ऐसे ही यहाँ का जो सॉफ्टवेयर बनाया आपने वो अगले 20 साल तक चलेगा, लेकिन आप उसको ईयर 1 में आप राइट ऑफ कर रहे हो। सो दैट इज, जैसे आपको इंश्योरेंस कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनी में भी होता है, आप जो सेल करते हैं 10 साल 15 साल का जो कस्टमर होता है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है आप अपफ्रंट करते हो। तो इरडा बोलता है कि आप सब का सब इस साल ही राइट ऑफ करो, तो उससे फिर प्रॉफिट दिखता नहीं। तो उसे कहा जितने LIC कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, सबके प्रॉफिट जो आपको 2,000 को दिखता है एक्चुअली 4 या 5,000 को है। सो वही खर्चे आपने पहले ही समाप्त कर दिए जो उस साल का बिजनेस था। हाँ, तो जो आप इंश्योरेंस कंपनी 5,000 के बदले 2,000 को प्रॉफिट देख रहे हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि 2,000 को दिख रहा है। हाँ। लेकिन वही मतलब 2,000 के बदले -2,000 हो जाए तो फिर वो कंट्रोवर्सी हो जाएगा। जी, करेक्ट। राम जी, आप ये जो स्टडी हम लोग बात कर रहे हैं इसका नाम रखा है एटम्स टू बिट्स, यानी ब्रिक एंड मोर्टार से आप डिजिटल मॉडल पे जा रहे हैं। बहुत सारी कंपनी, आपने एक तो कहा कि एक अकाउंटिंग का इशू है, दूसरा ये कंपनियां ज्यादातर अभी एक्सपेंशन मोड में रहती हैं, कस्टमर एक्विजिशन करना है, उनको मोनेटाइज करना है। तो कई सारी कंपनियां 10-10, 15-15 साल से ही काम कर रही हैं। तो अकाउंटिंग को एक पैरामीटर मानते हैं जहां पे दिक्कत है, दूसरा और क्या जंक्शन होगा जहां पे उनको फिर ये रियलाइजेशन अपने बुक्स पे लाना चाहिए? देखिए, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों के लिए सेम है, तो अकाउंटिंग तो अलग नहीं हो सकता ना। तो वो एक अलग चीज है। दूसरा ये कि आपको फंडामेंटली ये समझना पड़ेगा एटम और बिट्स में फर्क क्या है। जो एटम बिजनेसेस जो बोलते हैं, जो कन्वेंशनल बिजनेस हैं, तो एक्चुअली वर्ल्ड हैज 3 टाइप्स ऑफ मॉडल। एटम्स विच आर प्योर, जैसे आप स्टोर खोले हो, कुछ नहीं भाई मैं तो क्रेडिट कार्ड तक नहीं लेता, मेरे को कैश में ही पेमेंट चाहिए। जैसे कोई आइसक्रीम कंपनी आप देखिए, वो बोलते हैं हमको, हम तो बिल भी नहीं फाड़ते, आप कैश में दो ये 10 रुपए का आइसक्रीम और लेके जाओ। सो दैट इज कंप्लीटली फिजिकल, बना भी रहा फिजिकल, बेच भी रहा फिजिकल। अब वहां जाके आप खुद नहीं खरीदो, खा ही सकते आप, जी, है ना। सो दैट इज कंप्लीटली फिजिकल। देन यू हैव डिजिटल, से जैसे आपका गूगल हो गया या आपके बहुत सारे यहाँ पर भी जो कंपनीज आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज वगैरह, दे आर कंप्लीटली डिजिटल। आप खरीदते हो, फेसबुक है, दे आर ऑल कंप्लीटली डिजिटल। सो आप मतलब कस्टमर ऑनबोर्डिंग टिल एंड, इवन ब्रोकिंग, इंडियन ब्रोकिंग इज कंप्लीटली डिजिटल। हमें 5 मिनट में आप क्लाइंट बनो और एक दिन के अंदर आप लाख रुपए कमा के आप पैसे लेके निकल जाओ, तो दैट इज कंप्लीटली डिजिटल। आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग और सब डिजिटल है। सो दे हैव, यू हैव अ एक्सट्रीम ऑफ फिजिकल, यू हैव एक्सट्रीम ऑफ डिजिटल, बट मोस्ट ऑफ द लार्जर बिजनेसेस दे आर फिजिकल। मतलब देर से लाइक Zomato, you know, their delivery is food, so which is very physical, but the enablement of procurement of order, management of order, the connectivity with the customer and the delivery guy, they're all through a software that is digital. The entire enabling of millions of deliveries per day is possible not physically. The whole thing is managed by digital. तो रामदेव जी ये बताइए, जो हम लोगों ने वैल्यूएशन पैरामीटर्स पढ़े थे MBA में या 1990s में या सन 2000 में, वो अब इन कंपनीज पर लागू नहीं होते? नहीं, क्यों नहीं होते? वो सी अल्टीमेटली DCF जो है वो मदर ऑफ ऑल द वैल्यूएशन, बिकॉज अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट इज अबाउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट्स। करेक्ट। आप फ्यूचर प्रॉफिट कैसे एस्टिमेट करते हैं वो आपका प्रॉब्लम है। दैट प्रॉब्लम इज देयर इन द ओल्ड इकोनॉमी आल्सो, ऐसा नहीं कि नया इकोनॉमी में। जी, इट्स लाइक पीछे देख के ये बोलना कि भाई गूगल ने इतना कमाया वो तो बहुत इजी है, आप निकाल लो, लेकिन दैट इज विद द परफेक्ट हाइंडसाइट। लेकिन मेरे को आगे कौन सा जीतने वाला है उसका तो परफेक्ट फोरसाइट चाहिए ना।
वो फर्क है। दूरदर्शिता चाहिए, विजन चाहिए, एंड दैट विजन अबाउट कि भाई आज 25,000 करोड़ टर्नओवर किसी कंपनी का है, वो अगले 10 साल में 2.5 लाख करोड़ का हो जाएगा, और उसमें अभी जो -5% लॉस है वो +5% प्रॉफिट हो जाएगा, और वो 2.5 लाख करोड़ में 1.25 लाख करोड़ कमाएगा। ये तो सब विजन की बात है ना। आपको लगता है जो भारतीय एंटरप्रेन्योर्स, ये 10-12 कंपनीज फिलहाल लिस्ट हो चुकी हैं और मेरे ख्याल से 50 से 60 यूनिकॉर्न्स पाइपलाइन में है सेबी के आईपीओ में, उनके पास इतना विजन है? उनके पास डेफिनेटली विजन है, उसमें जो प्राइवेट इन्वेस्टर है उनका भी विजन है, बट व्हाट सी आगे कौन सा सही निकलता है। देखिए जैसे आप आईटी का रेवोल्यूशन देखिए, आप 95 में हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज केम विद आईपीओ एंड गॉट लिस्टेड। 2000 में क्रैश हुआ, .com बूम बस्ट हुआ, उसके बाद देखिए कितने बचे, मीनिंगफुली 4 ही बचे जी, और बाकी सबको वही अपॉर्चुनिटी था, कॉस्ट स्ट्रक्चर सेम था, कंपनीज क्या नाम है आपका, क्लाइंट सेम था, कॉस्ट स्ट्रक्चर, प्रॉफिटेबिलिटी सबको ऊपर था, लेकिन ओनली 4 or 5 मीनिंगफुली सर्वाइव्ड एंड बिकेम वेरी लार्ज। क्यों? दैट इज द एग्जीक्यूशन चैलेंज, मैनेजमेंट, द डिफरेंस ऑफ द मैनेजमेंट। अपॉर्चुनिटी सबको अभी, लेकिन किसमें मैनेजिंग कैपेबिलिटी है और किसका एग्जीक्यूशन बहुत एक्सेलेंस है, वो बहुत जरूरी है। अब वो चीज जो है इन्वेस्टर को समझना चाहिए कि ये काबुली घोड़ा है और यह गधा है। नहीं तो इन्वेस्टर की थोड़ी और मदद की जाए, वो कैसे समझे, या कोई आप इजी तरीका पैरामीटर लगाए, मैट्रिक्स लगा दे वो कि ये वाला 25 कंपनी है उसमें से ये मुझे लगता है कि ग्रो करेगी। आप देखते जाइए जितने स्मार्ट इन्वेस्टर कर जा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, कुछ लोग मैं क्या बताऊं, सब में लगा लो थोड़ा। देखिए दूसरा क्या, एंड ये देखिए आज बाजार में ये मत समझ, ये उसमें रिपोर्ट में लिखा है रिस्क में हाइप साइकिल होता है, कोई भी नई चीज आती है तो बहुत हाइप होता है, तो अभी ये डिजिटल कंपनी का बहुत हाइप है, ये आप आईपीओ बाजार में देख ही रहे हैं, वो देख ही रहे हैं आप। तो डबल हाइप है, एक तो आईपीओ का हाइप है और दूसरा डिजिटल का, मतलब एक नया युग बदल रहा है, तो उसका जो एक हाइप है वो दोनों हाइप है। तो डबल हाइप में आपको क्लियरली सम ऑफ थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव जी। आप उसका सबसे, जैसे आपको घर खरीदना है कोई बिल्डिंग में, कोई सिटी में जाए कोई बिल्डिंग में घर खरीदना है, आप क्या करते हैं कि इसके पहले वाला सौदा कहाँ हुआ है, लास्ट ट्रांजेक्शन क्या भाव में हुआ है, तो लास्ट ट्रांजेक्शन प्राइवेट इक्विटी में हुआ है, वो मान लो $5 बिलियन में हुआ है, आप 10-15 बिलियन डॉलर में लेके आ रहे हैं जी 12 महीने में, तो ये आपको समझने के भाई 5 के बदले 6 दूं, 5 के बदले 4 दूं, या 5 के बदले 15 दूं। तो अक्लमंद निवेशक वो है जो कम से कम उन कंपनीज पर इस डिजिटल स्पेस में ध्यान दे रहा है जो अपने आईपीओ से अब कम प्राइस पर ट्रैक कर रही है, कम से कम वहां पर बाजार की एक चपेट तो पड़ी है। ऐसा कोई नुस्खा नहीं है ऐसा आपको पहले वैल्यू समझना ही पड़ेगा। इन्वेस्टिंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग अंडरलाइंग वैल्यू। आप अपना खुद का सेल्स एस्टिमेट करिए, मार्जिन एस्टिमेट करिए, आपको कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेट मिलेगा, और उसमें फिर आप सीधे ऑप्टिमिस्टिक, रियलिस्टिक, पेसिमिस्टिक तीनों बना के फिर आप देखिए कि भैया इसका कीमत 20 लाख करोड़ बनता है, ट्रेड हो रहा है 1 लाख करोड़ में, फिर आपको क्या करना है आप समझते जी। तो क्या प्राइस टू सेल्स वाला ज्यादा बेटर है? उसी कारण से हमने बोला है कि प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू सेल्स एक बात है, बट प्राइस टू सेल्स टू ग्रोथ, बिकॉज आपका पैक जो बोलते हैं आप, पी डिवाइड बाय ग्रोथ, तो मेरे पास अर्निंग्स नहीं तो पी काम नहीं करता तो पैक नहीं काम करता, पीएसजी, तो उसी कारण हमने पीएसजी बोला है, प्राइस टू सेल्स एंड ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ। सो आप प्राइस टू सेल्स को ग्रोथ से डिवाइड करेंगे, ये नया रेशियो है, खोपड़ी में बैठता नहीं, 0.2 0.3 इस टाइप का आता है, बट यू हैव टू गेट द कंसेप्ट राइट। तो प्राइस टू सेल्स और ग्रोथ समझे। सर एक और बड़ा सवाल है, अब ये डिजिटल तो एक प्रोसेस है जिसपे वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है, लेकिन अलग अलग सेक्टर्स में आ रही, कोई टेक्नोलॉजी एजुकेशन में आ रही, कोई हेल्थ में आ रही, कोई फूड में आ रही, तो आपके हिसाब से कौन सा सेक्टर है जो इस डिजिटल का सबसे बड़ा निवेशकों के लिए फायदेमंद होगा? कोई सेक्टर ओनली सर्विसेज हैं, जैसे आपका बैंकिंग है, बैंकिंग का सबसे ज्यादा प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत मोटा होता है, फिनटेक, हाँ, सो उसमें जो फिनटेक आते हैं सक्सेसफुली, या जो एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं, सी एक तरफ है डिजिटाइजेशन, दूसरी तरफ है बिजनेस मॉडल। तो बिजनेस मॉडल अभी जो एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं, आपके आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, ये सब एक्सिस बैंक, सबके बिजनेस मॉडल सॉलिड है एंड दे हैव द पोटेंशियल टू गो, उनके पास रीच भी है, दे हैव द पोटेंशियल टू गो डिजिटल। अच्छा सब डिजिटल जा रहे हैं, बट कौन आगे है जी जी, तो वो मार्केट शेयर फटाफट गेन करेगा। सो दैट लार्ज अपॉर्चुनिटी स्पेस इज देयर। जैसे आज 1.5 लाख करोड़ का पोटेंशियल प्रॉफिट पूल है, किसका? बैंक्स का, तो अगले 5 साल में वो 3 लाख करोड़ हो जाएगा। अब 3 लाख करोड़ जो है उसमें से हिस्सा किसका? हाँ, वो मार्केट शेयर चेंज होगा बिकॉज ऑफ डिजिटल कोशेंट जी। बिजनेस मॉडल सबको मॉडल सेम है, लेकिन कौन स्मार्टली कस्टमर को हेल्प कर सकता है, कस्टमर को आगे से आगे पहुंच सकता है, कस्टमर को बहुत ज्यादा वैल्यू दे सकता है, कंज्यूमर सरप्लस कहां पर खड़ा करेंगे,
वो डिजिटल प्रोसेस से होने वाला है। इसलिए भी एक बड़े बैंकर ने कहा है कि जो लोग पेमेंट बैंक को भी समझ नहीं रहे, वो एक बड़ी वैल्यू मिस कर रहे हैं। अग्रवाल साहब ये बताइए, आप हर तरीके के ऑडियंस को केटर करते हैं। रिटेल में आप बहुत बड़े हैं, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेज आपकी बहुत जानी मानी है, सारे विदेशी बायर्स और सेलर्स आपसे आके बाजार में जरूर एक बार नतमस्तक होते हैं। क्या आगे आने वाले समय में मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज की जो रिसर्च टीम है, कितना प्रतिशत समय इस डिजिटल थीम पे और कितना प्रतिशत समय वो ओल्ड इकोनॉमी स्मोक स्टैक कंपनीज पर बिताती हुई दिखेगी? ये कंप्लीट डिपेंड करता है क्लाइंट से क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए मेरे पास ये 40 एनालिस्ट, मेरे पास करीब 60 एनालिस्ट होंगे, तो 60 एनालिस्ट में अभी तो समझिए 6-7 ही इसमें हैं जी। ओके, लेकिन जैसे जैसे आपको, मैं उनको बोला भी एक एनालिस्ट को, मेरे जो एसेट मैनेजमेंट में, मैं बोला तुमको 5 असिस्टेंट चाहिए होगा, मतलब समझे ना, बिकॉज जिस स्पीड से नंबर ऑफ कंपनी आ रही हैं, आप जब तक सब तक जाओगे नहीं तब तक कैसे बनेगा। तो ये जो है आपका क्वेश्चन बहुत सही है। मेरे को लगता है कि 25% ऑफ द एनालिस्ट आगे पीछे मिला के इसमें आ जाएंगे। अच्छा, जो पुराने भी हैं, सी द क्वेश्चन टू आस्क इज, आप फिजिकल कंपनी हो, आपका डिजिटल स्ट्रेटजी क्या है? करेक्ट। अब डिजिटल जो है ना, इट इज नॉट ओनली अ सपोर्ट ऑपरेशन, अब डिजिटल इज पार्ट ऑफ द फुल बिजनेस स्ट्रेटजी। यदि आप बिजनेस में यदि डिजिटाइज नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो है, जैसे ऑन बोर्डिंग है, जैसे मैं बोलता हूँ मेरे यहाँ क्लाइंट आने के लिए आपको मेरे ऑफिस में आके साइन करना ही पड़ेगा। जैसे कई बैंक में थे, वो आपको जब तक जहाँ जाके आप साइन नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। और दूसरा आदमी जो है ना, आपको घर में भेज दिया कैमरा और साइन कर दिया, तो किसको बिजनेस बच जाएगा? जिसको आप घर पे आ रहे हैं। हाँ, तो वही बता रहा हूँ मैं, तो जो डिजिटल जो प्रोसेस है उसको जो यूज करेगा, जैसे आपका स्टेटमेंट है, एकदम क्लियर स्टेटमेंट आता है, किसी में स्टेटमेंट आता ही नहीं, मंगाना पड़ता है, तो फर्क पड़ेगा ना बिजनेस में। जी जी। तो ऐसे जो है धीरे धीरे जो है ना, लेकिन ये जर्नी जो है साइलेंट होगी। ये आपको एकदम से, हमने आज रिपोर्ट रिलीज कर दी तो कल को छंतर पड़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सर, तीसरा सबसे बड़ा सेगमेंट है वो है इंडियन आईटी। इंडियन आईटी की हिस्ट्री तभी चालू हुई जब डिजिटल स्टोरी वर्ल्ड वाइड चालू हुआ। 95 में अमेजॉन आया और टीसीएस इन्फोसिस आया 95-96 में। इस 25 साल में आप देखिए हमारा $1 बिलियन का एक्सपोर्ट $180 बिलियन हो गया इस साल जी। ओके, एंड आज मतलब ये भी टीसीएस इन्फोसिस अपने आप में पावर है वर्ल्ड वाइड, दे आर ग्लोबल, द मार्जिन्स आर 19-20%। तो ये जो है, ये चारों जो सेगमेंट है, फिजिकल, डिजिटल, ये सबको कैटर करते हैं एंड ग्लोबली करते हैं। तो इनका देखिए, इनका जितना अनिवार्य है, ये जीतेंगे। बाकी लोग कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कितना बनेगा, वो एक ऑप्शन वैल्यू है। तो जो डिजिटल थीम को इनेबल करती हैं कंपनीज, जैसे आप खोदने जाएं सोने के लिए, सोना मिले ना मिले वो बात की बात है, जो फावड़ा बेच रहा है वो कमाएगा। ये सुपर फावड़ा है इनके पास में जी। ये जो इतने इंडियन आईटी कंपनीज है, हाँ, तो ये जो बड़ी क्या छोटी सब कमाएंगे वाले, क्योंकि की आप वैल्यूएशन देखिए, ऐसा लगता है पता नहीं रॉकेट पे बैठे हुए हैं। सो ये क्या अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। अब ये कितना ग्रो करेंगे, मतलब देखिए क्या डिजिटल में क्या ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट नहीं है। इनके पास है प्रॉफिट लेकिन ग्रोथ स्लो है। तो आपको ये समझना पड़ेगा क्या खरीदने का। आपको सर्टेनिटी खरीदना है तो आईटी कंपनीज, और लेकिन आपको एक्सपोनेंशियल मशीन खरीदने का है तो क्लियरली यू हैव टू बाय द डिजिटल कंपनी। मेरे दो छोटे छोटे सवाल, एक तो ये डायरेक्ट जो स्विगी जोमेटो दो बड़े प्लेयर आ गए हैं, और फिर इसमें एक आपकी स्टडी में कि यूनिट इकोनॉमिक भी आप समझिए, इकोनॉमिक्स, ये कैसे समझे, मतलब एक लेमैन आदमी कैसे समझे कि क्या पूरा बास्केट ले क्या वो, या इन दोनों में कैसे एसेस करें? लेमैन को ही समझना है। जब तक लेमैन को समझ में नहीं आया तो उस कंपनी को कीमत ही नहीं समझो आप। इतना मतलब है आपको एमबीए ये करके यदि आपको, अरे भाई बिजनेस सिंपल होता है, आप 2 मिनट में नहीं समझा पाए तो बिजनेस ही नहीं। अग्रवाल साहब, सबके घरों में जोमेटो दिन में 3 बार आता है। हाँ। कम से कम इसी से लोग ये समझ जाएं कि बिजनेस कितना बढ़िया है। लोग ये इस बात को लोग हल्के में ले रहे हैं। इस बार प्रॉब्लम जो है ना, ये बिजनेस अच्छा है नहीं है ये बात नहीं है, ये कितने मिल रहा है। जो वैल्यूएशन का जो कंट्रोल जो है ना, जो हाइप साइकिल है थोड़ा सा, और जो लॉस मेकिंग है, इसी कारण से ये 2-3 चीज, मतलब हाइप और लॉस मेकिंग, ऑप्टिकली और लॉस मेकिंग जो है, हाँ। ये जो 2-3 चीज जो है ना, वो बहुत कंफ्यूजन खड़ा कर रही है। लेकिन मुझको मालूम है जो कंपनी जीतने वाली है अपने फील्ड में, उसका भाव बहुत कम है, और जो हारने वाली है उसका भाव बहुत ज्यादा है। अब आपको ये समझना कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो जो आईपीओ के बाद नीचे गिर गई है वो नहीं, नो, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं। वो तो दैट इज आईपीओ मार्केट का बेवकूफी, मतलब पागलपना है। लाइक मतलब आप कुछ भी तो बैंकर्स हो रहा, किसी ने ज्यादा पुश कर दिया तो आपको 10 की चीज में 15 में बेच दिए, तो क्लियरली इट हैज टू करेक्ट। विनर जो है हाईली अंडरवैल्यूड है। इन्फोसिस, उसका आईपीओ वाज अ जस्ट अ स्क्रैप थ्रो, नॉट फेलियर बट जस्ट अ स्क्रैप थ्रो। देखिए क्या किया उसने,
फ्लैग बेयरर है इंडियन आईटी का। जी, जी। सो यू नो ऐसा आईपीओ से नहीं बोल सकते आप। जी अच्छा, अग्रवाल साहब, आज पूरी चर्चा आपने फिजिटल और डिजिटल पर करी। मैं दो सवाल जरा अपने जो क्षेत्र जहां पर हम सब लोग बड़े हुए हैं उस पर करता हूं। क्या हम एक बहुत बढ़िया केपेक्स साइकिल के शुरुआती सत्र में हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में, और इसको हम लोग उभरते और पनपते देखेंगे अगले 5, 4, 10 साल? ऐसा सब कुछ इंडिकेशन करते हैं। देखिए, जो हम तो एनालिस्ट हैं, है ना, लेकिन हम पेपर पढ़ते रहते हैं। जैसे बिरला साहब ने बोला कि कैपिटल का महोत्सव होने वाला है। अगले डिकेड में कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कैपेक्स का महोत्सव होने वाला है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई देयर आर नो कॉन्ट्रैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम एल&टी, देयर इज नो सेकंड कॉन्ट्रैक्टर, कहां जाए हम? बिल्कुल। तो ये इस टाइप की बातों से समझ में आता है कि ये बिल्डअप है। देखिए, आपका जो ये साल तो रिकवरी का पीरियड है, 8, 9, 10 जो भी कर लें, अगले इकोनॉमी में 8%, 7.5-8% का ग्रोथ सस्टेन, ये बेस है पोस्ट कोविड। वो एक बहुत डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा। यदि अगले साल भी 8% हम ग्रोथ कर लिए, फिर आप समझ लीजिए अब बिल्कुल बच गया करके। फिर पॉलिटिकल से यहाँ पे वही वेदर दे वांट टू कंटिन्यू और नॉट, सस्टेन इट और नॉट, कोई चीज ऐसा डिसरप्टिव नहीं होना चाहिए। 5 साल का 8% ग्रोथ पूरा कायाकल्प पलट देगा, और डिजिटल बेस ऑफ इंडिया। सर, हर तेजी में सेक्टोरल चेंजेस भी होते रहते हैं। तो जो नेक्स्ट डिकेड जहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर का महोत्सव होने वाला, उसका विनर कौन हो सकता है? भाई तो पहले जो वही फाड़े वाली बात है, जो करने वाले बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो तो पैसे कमाएंगे, है ना। तो जो आपका कैपेक्स है उनका ओपेक्स है। तो वो तो अच्छा। दूसरा क्या है, ग्लोबल कैपेक्स कहाँ हो रहा है? डिजिटल में होगा। बस ये बात जितना आईटी कंपनीज हैं, दे आर एक्चुअली कैपेक्स मास्टर्स। भाई आज यदि जेपी मॉर्गन का $10 बिलियन का भी कैपेक्स होगा, वो भारत ही आएगा। ये मतलब काफी कुछ उसमें भारत आएगा। तो ये आपको देखने का कि भाई किसका ओपेक्स, किसका कैपेक्स, सॉरी किसका कैपेक्स, किसका ओपेक्स है। जी। क्योंकि आप सीमेंट खरीदते हैं तो आपको घर बनाने के लिए सीमेंट खरीदना कैपेक्स होगा आपके लिए, लेकिन सीमेंट कंपनी तो उसका ओपेक्स है ना। तो सब कुछ बेनिफिट होता है। एक्चुअली जब इकोनॉमी 8% बढ़ती है तो उसमें किसको कैसे फायदा होता है उसका कोई मतलब समझने का बहुत मुश्किल होगा। डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते इस दोनों को फायदा होगा। जी अच्छा, अग्रवाल साहब, हम लोग आपसे दिवाली पे जुड़े थे और आपने तब कहा था कि भाई देखो, बाजार का मतलब ये भी है कि थोड़ा करेक्शन होगा, और वो अब हमारे सामने है। 18,600 निफ्टी पर देखा, और अब हम लोग 17 के आसपास है। आंकड़ों की बात नहीं करते, प्रतिशत करेक्शन की बात करते हैं, जो अब हो गया। अब हम एक ऐसे पायदान पर खड़े हुए हैं जहां पर यूएस फेड की तरफ से संकेत आता हुआ दिखेगा कि अगले 6 महीने और 1 साल में क्या होगा। क्या अब आपको बाजार ठीक लेवरेज पर दिखता है? क्या यहां पर वैल्यूएशंस ठीक हो गए, या यहां से अभी भी कुछ गिरावट संभव है? देखिए, यदि मैं जो बात बोला, यदि नेक्स्ट यदि 8% ग्रोथ यदि आप बिलीव करते हैं, एनालिस्ट तो आज बोलते हैं कि 750 का 850 900 ईपीएस आएगा, और पहले क्वार्टर में बोलते हैं चौथे क्वार्टर तक सब गायब रहता है। तो आज अपने को कितना कॉन्फिडेंस है कि 8% आएगा? यदि 8% आ रहा है तो वी आर इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। मतलब और यहाँ से 5-7% करेक्ट हुआ है, उसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है, दैट इज वन पॉजिटिव। नेगेटिव क्या है कि ये टेपर होगा ये साल में, अगले 12 महीने में। वो तो ऐसे 6 महीने का बोलते हैं, 5 महीने में करेंगे, 4 महीने में करेंगे, तो टेपर तो होगा, उसका डेफिनेट इंपैक्ट आएगा। अब वो कितना इंपैक्ट आएगा, कैसे आएगा, मेरे को लगता है ये जो साल होगा, जिस साल में पूरा 100% टेपर होगा, फ्रॉम $120 बिलियन पर मंथ परचेज टू से 0 और समथिंग लाइक दैट। अब वो भी क्या क्या करेंगे, कब करेंगे, बोलते एक हैं, करते कुछ और है। तो अच्छा, वहाँ पर इन्फ्लेशन मान लो गिर जाए एकदम। सो ये सबका समझ नहीं, मैक्रो उतना समझ नहीं, लेकिन मुझे लगता है आफ्टर अ बम्पर ईयर दिस शुड बी द ईयर ऑफ कंसोलिडेशन। मतलब 2022 शुड बी, इवन इफ यू डू वेरी वेल इकोनॉमिकली, दिस शुड बी द ईयर ऑफ कंसोलिडेशन। सो आपको लगता है बाजार हाजमा करेगा? हाँ, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, आईपीओ मार्केट में इतना बॉयंट है, बहुत अच्छा इकोनॉमी में पैसा जा रहा है जी, खाली सत्य में नहीं आ रहा है, खाली इकोनॉमी में पैसा जा रहा है, वो इकोनॉमी वापस आ गया। बिल्कुल। उसके कारण से क्या, प्राइवेट इक्विटी बहुत गर्म है, स्टार्टअप कैपिटल बहुत गर्म है, दैट इज गोइंग इनटू द रियल इकोनॉमी। तो रियल, अच्छा देखिए, आपका पार्टिसिपेशन जो है रिटेल साइड में, वो 4 मिलियन पर मंथ के हिसाब से बढ़ रहा है। तो जो 40 मिलियन लास्ट ईयर था, अभी 70-80 हो गया है। अभी हमको लगता है 150-200 हो जाएगा अगले 2-3 साल में। तो बाजार का कलर बदल जाएगा। आपको सीएनबीसी आवाज देखने वालों की संख्या 2-3 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। जी। और तो उसके कारण से क्या है, रियल इकोनॉमी में इसका इफेक्ट बहुत जोर से पड़ेगा।
तो घी शक्कर आपके लिए पेश किया जाएगा, क्योंकि कुछ ही समय में बात हो रही है 3 गुना ज्यादा यहाँ पर व्यूअरशिप की। नीरज जी बिल्कुल बिल्कुल हुई, और जिस तरीके के नंबर आ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के, SIP के, नेट डीमेट अकाउंट्स के, उससे तो ऐसा लगता है बिल्कुल। बाजार देखिए, बाजार आपका ब्रॉड हो जाएगा, पार्टिसिपेंट ब्रॉड हो जाएगा, लेकिन बढ़ने का काम जो है ना वो उससे ब्रॉडनिंग से नहीं होता है। बहुत लोग हैं पैसे उठा ले आएंगे यहाँ से। इट इज ओनली डिपेंड ऑन द प्रॉफिट्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। यदि कॉर्पोरेट प्रॉफिट बूम किया, विच इज अगेन लिंक टू 8% GDP ग्रोथ है। यदि सरकार यदि बोलती है कि हम साम दाम दंड भेद हम 8% ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे, फिर देखिए आप मजा। जी उसवल अग्रवाल साहब, आप बहुत लोगों से बात करते हैं सेंट्रल बैंक्स में, बैंक्स में, और खासकर कॉर्पोरेट इंडिया में। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है हमारे बाजार का, यानी कि टाइम डिपॉजिट मूव कर रही हैं SIPs में या डायरेक्ट परचेज ऑफ इक्विटी में, यहां से क्या आपको लगता है होता हुआ अगले 2 या 3 साल तक, क्या यहाँ पर हम लोग बाजार में ज्यादा रिटर्न कमा पाएंगे मुकाबले टाइम डिपॉजिट्स के, और किस तरीके से ये आगे बढ़ता हुआ दिखेगा? पिछले 10 साल में हम लोगों ने देखा यहाँ पर आते आते बाजार 2-2.5 गुना हो चुका है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ पीपल। आगे क्या लगता है? नहीं, आप वॉल्यूम आउटलुक पूछ रहे हैं कि आप प्राइस आउटलुक पूछ रहे हैं? नहीं, मैं प्राइस आउटलुक नहीं पूछ रहा। हाँ, वॉल्यूम आउटलुक, वॉल्यूम तो विल एक्सप्लोड बिकॉज एज द पार्टिसिपेशन इंक्रीजेज एंड इट इज कंप्लीटली डिजिटल। अच्छा, कॉस्ट भी बहुत नीचे आ गया है। आपको कितने ब्रोकरेज हैं जो फ्री, लिटरली फ्री में सौदा कराते हैं, या 1 पैसे 2 पैसे में, तो उससे क्या है, ब्रॉडनिंग, इंक्लूसिवनेस तो होगा, बट इंक्लूसिवनेस में फंक्शन क्या है, यदि पैसे बनाएंगे तो और जल्दी होगा। जो 5 साल का काम है 3 साल में हो जाएगा। यदि आप देखिए, आ क्यों रहे हैं, वो पैसे कमाने ले आ रहे हैं। तो मेरे को 4% नहीं चाहिए, मेरे को 14% चाहिए। तो मेरे को आई एम वेरी क्लियर कि 40 साल में 15 का आया है, अगला 40 साल में भी 15% आएगा। लेकिन आज के बाद 3 साल में कितना आएगा वो डिपेंड करता है 3 साल में इकोनॉमी क्या होगा जी, और उनका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाँ, तो ये क्या है कि मान लो आपका GDP ग्रोथ और कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ फास्ट रहा, तो क्लियरली जो 5 साल की जर्नी 3 साल में होगी, और आपको 200-250 मिलियन कस्टमर्स आपको 3 साल के अंदर दिखेंगे। जी, अच्छा अनुज, एक सेक्टर जो है बहुत लंबी मंदी के बाद उभर के आया, वो रियल एस्टेट का है। सेल्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं हम लोग, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखे, प्राइसेस भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक लंबी तेजी की शुरुआत है, बहुत समय के बाद शुरू हुई है। होना चाहिए, सब सिक्लिकल है, मतलब सब पेंडुलम है। एक जो इधर गया, जैसे यूएस में इंटरेस्ट रेट 82 में 17% गया था, 17% वाला 0 हो गया, अभी 0 वाला इधर गया, लेकिन डिसबिलीफ है। among the authorities also there is a disbelief. Now वो चेंज कर रहे हैं कमेटी। मेरे को लगता है ये पेंडुलम चला पूरा, तो उससे बहुत कुछ बदलेगा। तो ऐसे जो है यहाँ पर रियल एस्टेट का पूरा जो बताया अत्याचार था 10 साल 12 साल का पहले का, सब ग्राउंड पे आ गया, कितना कंसल्टेशन हो गया, कितने लोग बाहर निकल गए, लेकिन घर की रिक्वायरमेंट तो उतना ही है ना। और जो लोग पैसे कमा रहे हैं स्टार्टअप से यहाँ वहाँ, उनको तो 3 कमरे घर नहीं चाहिए, उनको 30 कमरे घर चाहिए। तो ये जो प्रॉस्पेरिटी है इकोनॉमी में, दैट विल बी शोन ओनली इन द रियल एस्टेट। जी अग्रवाल साहब, समय का अभाव और हमेशा ऐसा लगता है कि कम से कम आपसे 2 घंटे हम लोग चर्चा करें। एक सवाल मैं आखिर में पूछूंगा। अब ऑलमोस्ट आपको 35 वर्ष हो गए इस बाजार में, और कई लोग जो हमारे साथ बाजार में जुड़ रहे हैं उनकी उम्र 22-23 साल है, 24 साल है, 25 साल है। अपने तजुर्बे के अनुसार 3 ऐसी चीजें आप शेयर कीजिए जो इन नए मेहमानों को ध्यान में रखनी चाहिए कि नुकसान ना हो बाजार में। अगर आप 10, 12, 15 साल बच जाएं तो रिटर्न बाय प्रोडक्ट होता है। देखिए, एक तो क्या है, आप स्पेकुलेशन ना करें। ये बाजार है इन्वेस्टिंग का, है ना, मतलब पैसा बनाना जो है ना वो इन्वेस्टिंग में होता है। आप स्पेकुलेशन करके 100 में से 1 आदमी कमाता है, जरूर कमाता है, उसको देख के कई हजारों लोग करते हैं, लेकिन देयर इज नो क्विक मनी। ये आप समझ लीजिए, देयर इज नो क्विक मनी। मतलब आप इस साल में मतलब बाजार 50% बढ़ गया, 60% बढ़ गया, तो डेफिनेटली यू मेड लॉट मोर मनी, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी एवरीडे अफेयर। ये आपका 10 साल में 15% ही बनने वाला है। यदि आप बहुत अच्छे हो तो 20% बनेगा, और बहुत खराब हो तो 12% बनेगा। आप कितना गंदे से गंदा काम करो, आपको 10-12% बनेगा। मतलब सोते रहो अपने गंदे से गंदे पोर्टफोलियो सेलेक्ट करके, तो भी आपको 10-12% बनेगा। ओके लेकिन लोगों को शांति नहीं, उनको कल के कल डबल करने का है। तो सो वो एक है। दूसरा, डोंट टाइम द मार्केट। इफ यू आर इन्वेस्टर, डोंट टाइम द मार्केट। आप बैठे रहें, क्योंकि जैसे आज हम बोल रहे हैं कि तेजी है, मंदी, सब गलत निकलेगा। बताता हूँ, सब गलत निकलेगा। कोविड आया तो 15 दिन के बाजार न्यू लो पहुंच गए, 40% गिर गया। फरवरी टू मार्च के बीच में लास्ट ईयर 40% गिर गया। तो किसी को नहीं मालूम था। मतलब आपको फरवरी के 2nd वीक में आपका ऑल टाइम हाई हुआ, और मार्च 2nd वीक में ऑल टाइम लो हो गए।
क्या बात। तो 30 दिन में आप मतलब पूरा कायाकल्प पलट गए, 40% प्रॉफिट लॉस हो गया। और जब सब लोग डरने लगे तो 3 महीने के अंदर वापस फुल रिकवरी हो गया, 4 महीने के अंदर, और फिर ऑल टाइम हाई हो गया, अभी देखिए 17,000 का हो गया। तो ये जो है ना बाजार का मूवमेंट है, मैं 3-4 बार देख चुका हूँ, तो मुझे मालूम है ये फालतू का एक्सरसाइज है। अच्छा, इवन इफ यू फील कि भाई आपको लग रहा है कि बाजार गिरने वाला है और गिरता भी है, लेकिन बात जरूर करने का, लेकिन काम नहीं करने का, बैठ रहा पोर्टफोलियो में, आप चयन करो अंदर कि इसको बेच के उसको खरीदो, बट डोंट चेंज द एलोकेशन। वही आदमी जीता है आखिर में। क्या बात। देखिए आज सबसे बड़ा विनर कौन है? जो ओनर ऑफ द कंपनी, क्योंकि उसने कभी बेचा खरीदा नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, जाता तो एक छोटा सा सवाल और बहुत टेम्पटेड हूँ मैं, ये जो क्रिप्टो आजकल बहुत चल रहा है, ये क्या है सर? मत पूछो सब, अब मालूम नहीं हमको। I have no clue। जो भी मैं पढ़ता हूँ मैं अपने लड़के से पूछता हूँ, हमारा भी यही हाल। हाँ, कोई nobody is able to give a good answer। अच्छा, दूसरा क्या, इलॉन मस्क जैसे आदमी जो है बात करते हैं कि भाई क्रिप्टो हैज सम फ्यूचर, और दूसरी तरफ जेपी मॉर्गन और चार्ली मंजर जो बोलते हैं कि इट्स अ फ्रॉड और व्हाटएवर, इट हैज टू बी रबिश्ड। तो अब हमारे ऐसे लोगों को समझ में आता है कि भाई कोई इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट दिखता नहीं जी, जिसके बेसिस पे हम बोल सकें कि भाई अगर सर डिजिटल समझ में आया तो डिजिटल समझ में आया तो हमने स्टडी भी की, लेकिन ये क्रिप्टो में समझ में आया, जैसे मान लो मेरे स्टडी करना अगले साल क्रिप्टो, तो मेरे समझ में आता है टिपिकली इट शुड बी द स्टडी का सब्जेक्ट अगले साल, लेकिन कहाँ से चालू करें, क्या करें? अग्रवाल साहब, उसके लिए क्या हमें अपना चश्मा बदलना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए क्या है, यू हैव टू बी ओपन। ये क्या, देखिए डिजिटाइजिंग वर्ल्ड है, इसमें बहुत कुछ नया चीज हो रहा है, लेट्स बी रिस्पेक्टफुल। yes. कोई 5,000 में खरीद रहा है, बेच रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो हमको नहीं समझ में आता, इसका मतलब नहीं कोई वैल्यू नहीं है। आप अपना स्टडी करो, नहीं आता तो छोड़ दो उसको, भाई इट इज टू डिफिकल्ट। ये सब्जेक्ट में देखने का जैसे कई लोग को मैथ समझ नहीं आता है, तो वो जिंदगी में कहते हैं लेकिन मैथ्स नहीं कर पाते, इसका मतलब ये नहीं मैथ्स खराब है, मैथ्स तो मैथ्स है ना, एट द एंड ऑफ इट। करेक्ट। तो नेट मोरल ऑफ द स्टोरी है कि समझिए और उसके बाद निवेश करिए, और बाजार को टाइम करने की कोशिश मत करिए। हम लोग बहुत बार बताते हैं, रामदेव ने फिर आपको एक बार रिट्रीट किया कि अगर आप पोर्टफोलियो में बैठे रहेंगे, बहुत ही गंदा हो तब भी 10-12% का रिटर्न आपको बनता है, लेकिन अच्छे सिनेरियो में बहुत पैसा बनता है, और 15% का CAGR अगर आपने बनाया तो फिर आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। रामदेव सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि एक नई थीम हम लोगों ने आज समझी कि आप रिपोर्ट पढ़िए, आप मैं बता रहा हूँ ना, आप पढ़ने से बहुत मजा आएगा। बिल्कुल, तो वो रिपोर्ट भी हम लोग पढ़ेंगे और हम अपने दर्शकों के साथ बीच बीच में शेयर करते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम लोगों को इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत। देखिए इसके बाद खिलाड़ी नंबर 1।